वो वाला भी सोलर वाला हो जाएगा। और देखिए सोलर वाला में भी डायरेक्ट क्या किया, तीन चार पार्ट किया, तीन चार पार्ट का उसी अनुसार लिखना हो। और पहले ही बता दी क्वेश्चन पूछ दिया है, इतना एक ही चीज पढ़ता है ताकि के पहला चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, घूम फिर के वही सब बात हो रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा खाली ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये 7th का हो गया। 6 जेपीएससी का क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन एक जगह रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर वाला 7th जेपीएससी का क्वेश्चन था, 2022 में मेंस हुआ था। ठीक है, 21 में पीटी हो गया था, होना दिसंबर में था लेकिन नहीं हो पाया था, तो 2022 मार्च आसपास हो गया था। ठीक है, और ये छठा जेपीएससी तो खैर 2016 में पीटी हुआ, मेंस हुआ 2019 में, फाइनल पोस्टिंग मिला 2020 में। ठीक है, खाली 7वां हुआ था 9 महीना के अंदर क्लियर। इस बार और जल्दी होने का उम्मीद है, 6 महीना में कंप्लीट हो जाए। देखिए नेक्स्ट का 2 चीज है, या तो तुरंत आ जाएगा, जैसे मेंस कंप्लीट होगा ना इसका नया का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हो सकता है वो अक्टूबर तक पीटी हो जाए। कम ही सीट रहे, 150 सीट 170 सीट, लेकिन हो जाए। तो अगर निकल गया तो एकदम तुरंत होगा, वो भी ज्यादा डिले नहीं होगा क्योंकि चुनाव है फिर नवंबर दिसंबर में यहाँ, तो उससे पहले हो सकता पीटी क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं आ पाया तब तो फिर बोलना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन चांस है कि आ जाए, तो उसलिए भी रेडी रहिए। एक बार अभी क्लियर हो जाएगा तो फिर दोबारा। अब आप ही लोग बताइए, देखिए जो पहला चैप्टर पढ़े ये बार बार पढ़ने का जरूरत पड़ेगा? एक बार पढ़ लिए, कोई सा भी मेंस लिखिए आपको काम हो जाएगा, इवन वो पीटी में भी काम दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, इसलिए एक बार रेडी हो लीजिए। खाली मेहनत करना पड़ता है कहाँ पे, थोड़ा सा करंट इशू पे जो क्वेश्चन आ जाता है बस उस पर आपको मेहनत करना। थोड़ा सा अपने लिटरेचर को ठीक करना होगा क्योंकि वो भूल जाता है बहुत बार। और थोड़ा सा वो जो पहला चैप्टर में निबंध उबंध है, क्योंकि करंट इशू से पूछ देता है, तो वो खाली आपको रेडी करना होगा, बाकी कोई वैसा जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, एक बार अच्छा से पढ़िए, हर बार के लिए वो रेडी होगा। नहीं तो आप लोग देखिए बहुत जन है जो हर बार कम से कम यूपीएससी का इंटरव्यू मेंस तक पहुंचते हैं, तो लोग जब वैकेंसी आता तब कोचिंग ज्वाइन करते हैं। एक बार अच्छा से पढ़े हैं, वही पढ़ाई उनका काम कर देगा, इसीलिए वो दोबारा क्वालिफाई कर देते हैं। इवन कभी किसी काम में रहते हुए भी, उनके पास तो समय नहीं ना, लेकिन फिर भी पास कर रहे हैं ना। बस यही चीज है, एक बार खाली अच्छा से पढ़िए कि दोबारा पढ़ने का मौका ये नहीं करना पड़े। बस यही ध्यान रखिए, आराम से होगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है कि हम लोग पहले ही बार ये जब पढ़ते वही ठीक से नहीं कर पाते, तो हर बार कंफ्यूजन होता, हर बार कंफ्यूजन होगा तो जैसे वैकेंसी आएगा फिर इधर उधर जाना पड़ेगा। तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखिए छठा जेपीएससी का सवाल। अपश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनियां क्या हैं? व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड? अपश्रव्य, और पराश्रव्य। अपश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनियां क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। प्रकृति में
प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखे। नेम द सोर्स ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर। प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखे। प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखे। ठीक है, क्वेश्चन फुल स्टॉप। आगे उसी में पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन करें। पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन करें। ठीक है, ये भी 32 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6th जेपीएससी का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग मेंशन करके रखिए ताकि जब प्रैक्टिस करें तो आपको पता चले कि सवाल कैसे आ चुका है, कैसे आएगा और क्या लिखना है। ठीक, देखिए ये भी डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है। जो सिलेबस था एकदम सेम टू सेम रखा हुआ है, इसमें कहीं अंतर नहीं है। उसमें भी अपश्रव्य ध्वनि का प्राकृतिक सोर्स पूछा था, ये भी पूछ दिया। पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग पूछा है, ये भी पूछ दिया सेम। तो ये जब होगा तब भी हो जाएगा। उसी में लिखिए अथवा और, जो एक और क्वेश्चन आता है। केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धांत का वर्णन करें। केपलर के ग्रहीय गति, केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धांत का वर्णन करें। स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन सिद्धांत का वर्णन करें। फुल स्टॉप। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बीच प्रभेद बताएं। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बीच प्रभेद बताएं। डिस्टिंग्विश बिटवीन लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बीच प्रभेद बताएं। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच भेद बताना है। ये भी कितना मार्क्स? 32 मार्क्स। ठीक है, देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। बस आपका सिलेबस में केपलर्स लॉ लिखा नहीं है। ठीक है, खाली लिखा है पृथ्वी का सूर्य एवं अन्य ग्रहों के सापेक्ष स्थिति, खाली यही लिखा है। तो वो केपलर्स लॉ डिफाइन करता है। अब इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट हो गया, एक केपलर्स लॉ और एक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। तो मान के चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये। 16 में पहला केपलर्स लॉ और फिर 16 में वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, उसमें 8 नंबर हो जाएगा। और उसमें भी भेद बताना है, अलग करना है कि कैसे क्या है। तो उसमें आप कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण को पहले डील कीजिए, चित्र बनाइए, चंद्र ग्रहण को डील कीजिए, चित्र बनाइए, फिर ऐसा चार्ट में आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। परफेक्ट क्वेश्चन। अब रहा केपलर्स लॉ। अब केपलर्स लॉ में जो देखिए केपलर्स का 3 लॉ है। या तो अगर आप मैथमेटिक्स उसका शक पा रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं क्योंकि उसका मैथमेटिक्स है, उसको ड्राइव करना पड़ता है। और खास करके तीसरा वाला टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी टाइम रहता है क्यूब वाला, वो एक पेज से ज्यादा का ड्राइव हो रहा है। ठीक है, अगर शक पा रहे हैं तो उसको कीजिएगा, नहीं शक पा रहे हैं तो अच्छा से चित्र उत्र बनाइए। केपलर्स लॉ में चित्र भी, खाली फिगर बना दीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसका 3 इष्ट है, तीनों लॉ को लिख दीजिए और तीनों का चित्र बना दीजिए, तो भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, तो उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन में जाइए। ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन में जाइएगा तो हो सकता है 4-5 पेज ऐसा ही बढ़ जाएगा, और नहीं जाइएगा तो 2 पेज तक में होगा, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप अलग से दे रहे हैं। तो वो अपना पे अगर आप शक पाइएगा तो कीजिए, नहीं शक पाइएगा मत कीजिए। अगर उसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा तो सीधा दूसरा क्वेश्चन आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए है। इसीलिए हम शुरू से बोले थे कम से कम 3 रेडी करके जाइए, और ऐसा रेडी कीजिए कि कोई भी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लिख दें। और 3 में से हम बताए थे कि एक तो पक्का ही पक्का आएगा।
देखिए पहला वाला चैप्टर में 2 कवर हो गया और दोनों मेन ही मेन कवर हुआ, इसमें भी 2 कवर हो गया, अभी मेन ही मेन, डायरेक्ट सिलेबस ही क्वेश्चन है, चेंजेस नहीं है, कहीं नहीं है, सेम का सेम कुछ है। तो वही बोल रहे हैं कि फिजिक्स में कम से कम 3 करके जाइए तो 1 पक्का पकड़ाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। देखिए सेकेंड वाला टॉपिक से नहीं हुआ, बाकी पहला, तीसरा, चौथा उससे हो गया। और रिपीट कौन सा हो गया? चंद्र ग्रहण वाला, केपलर्स लॉ 2 बार रिपीट हो गया और वो दोनों एक बार हुआ। तो इस बार भी हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए और एक ठो यही ध्वनि वाला को वापस ले आए, या हो सकता है एसआई मात्रके को ले आए, या हो सकता है सेकेंड वाला को इन्वॉल्व कर दे। तो इसीलिए आपको 3 किसी भी हाल में प्रॉपर रेडी करना होगा। उसको रेडी कर लीजिएगा तो आप बहुत कंफर्टेबल जोन में रहिएगा। जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको प्रेशर और टेंशन नहीं रहेगा, आप ऐसा रहिएगा कि जरूर हम बना लेंगे। देखिए पहला वाला जो लिखवाए भारी है, लिख पाइएगा ना? सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ, सारा चीज बताया हुआ, बस फ्रेमिंग अपना होगा। हम पहले ही बताए थे, खाली जो भी क्वेश्चन पूछे पहला से वो घूम फिर के एक ही सवाल पूछेगा, मात्रक क्या है, मात्रक की पद्धति क्या है, उसका विशेषता, लाभ, हानि जो है सब लिख दीजिए। अगर आप चित्र भी सक रहे, चित्र भी बना दीजिए, ठीक है, लेकिन उसे मिलता जुलता, अंदाजी नहीं बनाना, तो काम कर जाएगा। और बाकी कोशिश कीजिए चार्ट उट, फ्लो चार्ट जितना बना सकते बनाइए, वो सब थोड़ा नंबर इंक्रीज कर देता है और थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करता। तो ये याद रखिएगा, 6ठा और 7वां का क्वेश्चन है 32 नंबर का। इसमें जो पढ़ाई हो चुका है उसको घर में खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है, ताकि इस चैप्टर में दोबारा आपको मेहनत ना करना पड़े। एक बार कर लीजिएगा, टेंशन खत्म, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन हम लिखा दे रहे हैं, मतलब मिलता ही जुलता है, थोड़ा सा अलग हो। जैसे देखिए हम शुरू में जो 3 लिखवाए थे अलग था ना क्वेश्चन से, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे घुमा दिया तो क्या करेंगे? और फिर बोल रहे हैं कि घुमाएगा भी तो लिखना वही चीज है, शुरू का खाली इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष आपका थोड़ा बदल सकता है, बीच का वही लिखना होगा। मापन की आवश्यकता क्या है, तो आपको मापन बताना, उसके बाद आवश्यकता को डील कीजिए, क्यों आवश्यकता है, तो विश्व में एक सहमति बनाने के लिए भी मापन जरूरी है, ताकि सारे देश एक पद्धति पे सहमत हो, व्यापार में दिक्कत ना हो, आपसी संबंध बढ़े, ऐसा ऐसा बहुत चीज है, ठीक है। उसका गुण दोष जो भी है बता दीजिए तो वो हो जाएगा। अच्छा बताइए, तो कौन कौन सा क्वेश्चन लिखवाए थे, है किसी के पास? तीन क्वेश्चन दिए थे ना, एक बार पढ़ खाली दीजिए ना। ठीक 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 है, ठीक है, मात्रक की आवश्यकता आज के मानव जीवन में क्यों आवश्यक? ठीक है, ठीक है। अब लिखिए आगे, एक और क्वेश्चन लिखिए। देखिए हम क्वेश्चन ऑफ वैरायटी बता दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन हम खाली आपको परिचय करा दे रहे कि ऐसे भी आ सकता है। और आ जाए तो ये नहीं कि अरे आ गया मात्रक की आवश्यकता बताइए, हम तो पढ़वे नहीं किए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। पढ़े आप सब है, खाली अब आपका भाषा आपका मदद करेगा, आप कैसे उसको डील कीजिएगा, बस। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। मापन पद्धति की, क्वेश्चन, मापन पद्धति की आवश्यकता पर, मापन पद्धति की आवश्यकता पर बल देते हुए, मापन पद्धति की आवश्यकता पर बल देते हुए मात्रक, बल देते हुए मात्रक एवं मापन की, मापन एवं मात्रक की आलोचनात्मक समीक्षा करें। What is the need of measurement and units and criticize its and describe system of units। मापन पद्धति की आवश्यकता पर बल देते हुए मात्रक एवं मापन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। ठीक है, ये भी 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, वही है, मापन पद्धति की आवश्यकता पर बल दीजिए, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट जो MKS, CGS, SI पढ़े हैं, इसका महत्व क्यों है,
तो इसका महत्व आप लाभ हानि में लिखे है। छोटे को मापने के लिए इसका महत्व है, बड़ों को मापने के लिए इसका महत्व है, सारे विश्व को एक सहमति लाने के लिए इसका महत्व है। इससे सारे SI से सारे भौतिक राशि को हम आसानी से माप सकते हैं। तो ये सब उसका महत्व हो गया। अब देखिए इसमें दिया नहीं है मेंशन कि MKS, CGS और SI का बात, तो इसमें अगर आप चाहे तो FPS जोड़ सकते हैं कि 4 मापन पद्धति प्रचलित है, नाम बताइए, चारों को डील कीजिए, उसके बाद उसका महत्व को समझाइए कि क्या महत्व है, क्यों जरूरी है। तो जो आप मात्रक की आवश्यकता लिख रहे थे वही पद्धति की आवश्यकता हो जाएगा। खाली उसमें मात्रक को आप डिफाइन कर रहे थे कि मीटर क्यों आवश्यक है, अभी आपको पूरा सिस्टम को डिफाइन करना होगा कि MKS इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें 3 मूलभूत भौतिक राशियों का मापन करता है, और ये 3 मूलभूत राशियों का मापन के लिए यह पद्धति बनाई गई है जो पूरा विश्व मानता है। इसका डेवलपमेंट यहाँ हुआ था, लेकिन ये नहीं हो पाया, तो कम होने के कारण दूसरा पद्धति जाना पड़ा। ऐसे ऐसे बढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद मात्रक एवं मापन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, यानी थोड़ा आलोचना करना। आलोचना इस सेंस में करना कि उसका डिमेरिट आपको बताना होगा। यानी मापन का, मात्रक का भी हम बताया था डिमेरिट क्या है कि एक भौतिक राशि की कई मात्रक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊर्जा का जूल भी है, कैलोरी भी है, फर्मी भी है। तो अब कोई फर्मी बोल दिया तो हम समझ ही नहीं पा रहे किसके बारे में बात हो रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका डिमेरिट्स हो गया। दूसरा है कि कोई कोई मात्रक तो बहुत छोटे हैं और कोई कोई मात्रक बहुत बड़े हैं। हमको किसी बीच को मापना है तो मेरे पास स्केल नहीं मिलता है, तो फिर या तो पॉइंट में हमको आंसर लिखना पड़ता है या बहुत सारा जीरो लगाना पड़ जाता है। तो एग्जैक्ट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है प्रैक्टिकल यूज में। तो ये सब क्या हो गया, उसका हानियां हो गया, डिमेरिट्स हो गया। तो ये आलोचना कर सकते हैं। और मापन क्या होता है, मापन किसी भी भौतिक राशि को मापना ही मापन है। उसका परिमाप को जो मानिएगा और यूनिट के साथ, तो वही उसको मापन होता है, मेजरमेंट, किसी चीज को मापना। उसके साथ हम लोग बताए थे कि 2 चीज जरूरी है, एक संख्यात्मक मान और एक इकाई। दोनों रहेगा तब उसका मापन परफेक्ट होगा कि किस भौतिक राशि को दर्शाया गया। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, देखिए इतना टफ आप 6ठा और 7वां में भी देख लीजिए, डायरेक्ट सिलेबस उतारा हुआ है, इतना टफ नहीं घुमाया है। तो हमको चांस है कि इतना टफ नहीं घुमाएगा, खास करके साइंस में। साइंस में इतना टफ नहीं घुमाएगा, लेकिन घूम फिर के लिए क्या पीटी में, देखिए पीटी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव घुमा सकता है, लेकिन ठीक है मेंस में अगर घुमाएगा भी तो भी आप क्वेश्चन में देखिए वही चीज लिखना है, जो पढ़ाई हुआ वही चीज लिखना है, कुछ अंतर है। खाली आपको थोड़ा सा अपना लैंग्वेज बढ़ा के क्वेश्चन का डिमांड को डील करना है बस। इसमें आलोचना पूछा है और जिसपे बल दिया है उसका फ्रेमिंग आपको तगड़ा करना है, उसके अलावा नहीं करना। जैसे हम जो क्वेश्चन डील किए थे, शायद ये किए थे ना कंपैरिजन वाला, तो देखिए हम कंपैरिजन में ज्यादा फोकस किस पे किए, कंपैरिजन को उस थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस किए, उसके साथ इंट्रोडक्शन पार्ट लिख के। अच्छा हम 4 पे नंबर पे रोक दिए थे ना, जो बोले थे आपको और आगे मिलेगा, तो 5, 6, 7, 10 तक बढ़ा के उसको बॉक्स को पैक कर सकते हैं, तो आपका परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, नहीं कटेगा नंबर, सब चीज आप दे दिए उसमें। तो उसी तरह इसमें देखना होगा। अब देखिए लिखने में ध्यान रखिएगा कि जब भी लिखिए शुरू का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 से 4 लाइन लिखिए। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट है ही नहीं, मान लीजिए सेकंड वाला टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, चाल, वेग, बल, ये सब पे, तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या लिखिएगा इंट्रोडक्शन, चाल का, कि हम चल रहे हैं उसको चाल बोलेंगे, नहीं ना, तो नहीं हो सकता। अगर आपको बहुत इच्छा है लिखने का, तब आप लिख सकते हैं कि यांत्रिकी के अंदर, यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग ये टॉपिक को पढ़ते, यांत्रिकी इसको डिस्कस करता, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो नहीं भी लिखिएगा तो भी काम चलेगा, जरूरी नहीं है। चाल पूछा, डायरेक्ट आप चाल से डील कीजिए। बल पूछा, डायरेक्ट बल से डील कीजिए। हाँ, बल में आप भूमिका बांध सकते हैं, बल का परिचय दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु को इधर से उधर हो जाना बल का प्रभाव होता है, खींचना या ढकेलना बल होता है। फिर आप धीरे धीरे उतरिए बल का परिभाषा में, कि न्यूटन का दूसरा लॉ से हमें बल का परिभाषा मिला। बल की परिभाषा क्या है, तो वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है वह बल हो जाता है। फिर सेकंड जब पढ़ेंगे आगे तो सेकंड लॉ आया, उससे F बराबर ma आया, वो छोटा सा है, उसको कर सकते हैं आप लोग सब कुछ। 4 लाइन का वो याद भी हो जाएगा, वो 4 लाइन याद कर लीजिए, बल आ गया। फिर बल के प्रभाव लिखिए, बल के प्रकार लिखिए, प्रकार को 2-2, 4-4 लाइन डील कर लीजिए, आराम से 5-6 पेज भर गया। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर
10 का 10 टॉपिक 3-3 नंबर पे पूछा, 10 का 10 टॉपिक, तो ज्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना, सीधा जो टॉपिक दिया उसको स्टार्ट कीजिए, चाल डैश मारिए, लिखिए। चाल पे अगर भूमिका बांध सकते तो बांधिए, नहीं बांध सकते डायरेक्ट जो फिजिक्स बताया भौतिकी उतार दीजिए कि चाल किसको बोलते हैं। किसी खास समय में दूरी को तय करने को चाल बोलते हैं। चाल बराबर ये फॉर्मूला होता है, चाल को इसका ऐसा ही मात्रक ये होता है, चाल का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ग्राफ बनाइए, आगे बढ़िए, सब तुरंत तुरंत कीजिए। क्योंकि सबसे मेन चीज है, लिखने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास समय सीमा है, समय सीमा सबसे ज्यादा जरूरी है। और समय सीमा के बाद अगर बात करें तो आपके पास शब्द सीमा है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन, हम कल भी बताए थे कि ऐसा नहीं हो कि एक क्वेश्चन को आप 20 पेज लिख दिए, अब बाकी जो 4 क्वेश्चन उसको 2-2 पेज में समेट दिए, तो आपको क्या लग रहा है 20 पेज लिखे तो 200 नंबर मिल जाएगा, 32 नंबर मिलेगा। आप उसको 20 पेज लिखे, अगला उसको 5 पेज लिखा, उसको भी 32 मिलेगा, आपको भी 32 मिलेगा। हो सकता है आपको 32 ना भी मिले, क्योंकि आप समय सीमा पार कर, शब्द सीमा पार कर दिए। इसीलिए यूपीएससी का आप क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा हुआ रहता है 200 से 250 शब्द में डील कीजिए, लिखा रहता है ना। क्यों? क्योंकि वही आपका क्वालिटी को बताएगा। क्वेश्चन लिखने के लिए बहुत है, क्वालिटी पता चलता है कि आप कम समय और कम शब्द में उसको कैसे व्याख्या करते हैं, बस यही ध्यान रखिए। और अगर किसी को लिखने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए एक ही उपाय हम बता रहे हैं, खुद को टाइम लिमिट में बांध दीजिए। खुद को टाइम लिमिट में बांधिए कि इस क्वेश्चन को हमको आधा घंटा ही में करना है, आधा घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं देना। तो जब आधा घंटा का प्रेशर दिमाग में आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा क्या छोड़ना है क्या लिखना है। अगर आप टाइम बॉन्ड नहीं कीजिएगा, घर में खुद से भी एकदम घड़ी को स्टार्ट कीजिए, आधा घंटा में जितना लिख पाए छोड़ दीजिए, तब आपको हैबिट पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा लिखना क्या छोड़ना क्या। अभी क्या हो जा रहा है, आपके पास सब कंटेंट है तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अरे ये कैसे छोड़ दे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हो रहा है ना, हो रहा होगा, या किताब देख लेके लग रहा होगा अरे ये तो सर नहीं लिखवाएं, ये भी होना चाहिए। और भी कहीं और से भी अभी भी बहुत लोग हैं जो और सोर्स से इकट्ठा कर रहे होंगे, तुरंत गूगल से अरे और होना चाहिए तो कम लग रहा है, ठीक है, तो लग कम रहा है, ठीक है आप लिखिए, आप पूरा किताबें छाप दीजिए, लेकिन आप समय सीमा देखिए, समय सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर वो क्वालिटी डेवलप करना है खुद में, तो उसका एक उपाय है, घड़ी स्टार्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखिए और आधा घंटा में एकदम छोड़ दीजिए। हो सकता है पहला बार आप आधा अधूरा लिख पाइएगा, कोई बात नहीं, दूसरा बार आप कुछ सीखिएगा, तीसरा बार देखिएगा आपका परफेक्ट होने लगेगा, आंसर एकदम परफेक्ट होने लगेगा। तब उसी तरह देखिए यूपीएससी सब क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है, तो उस लिए स्टूडेंट खुद तैयार होते हैं, कॉन्सेप्ट मिल गया, उसको खुद डील करते हैं कि 200 शब्द में 10 मिनट 15 मिनट में कैसे लिखना है। नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो नया नया क्वेश्चन हर बार है तो पता नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट मिल गया, अब आपको बांधना खुद है, बांध लीजिएगा, सब आंसर एकदम सॉलिड होगा। और बता रहे किसी का भी देखिए मॉडल बोलना बहुत मुश्किल है, हो सकता है कोई बहुत शानदार लिखे, कोई कम में ही बहुत शानदार लिख दे, तो बताना मुश्किल होता है, ठीक है। 4-5 लाइन इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद आ जाइए मेन पॉइंट पे, मेन बॉडी पे जो बात बोल रहा है। अगर मात्रक का बात बोल रहा तो मात्रक को फिर डील करना स्टार्ट कीजिए, पद्धति का बात बोला तो पद्धति को स्टार्ट कीजिए, वो पोर्शन जो मुख्य बिंदु होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। जब वो कर लीजिएगा उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन क्या डिमांड किया, तो जो क्वेश्चन डिमांड किया उस क्वेश्चन को उस फ्रेमिंग में लाइए। अगर तुलनात्मक अध्ययन बोलना है, कंपैरिजन बोला, तब उसको तुलना कर दीजिए। देखिए कल हम किए ना, शुरू थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताए, फिर हम जो मेन पोर्शन था बॉडी था उसमें घुस गए, क्या होता है यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस, एसआई, उसके बाद हम तुलनात्मक कर दिए, तीनों कंप्लीट हो गया। तुलनात्मक पर जोड़ दे दीजिए। अगर फ्लो चार्ट आपको मिलता है फ्लो चार्ट बनाइए, नहीं मिलता है आगे बढ़िए, अगर चित्र है चित्र बना दीजिए, नहीं है तो मत बनाइए। और लास्ट में कंक्लूजन अगर आपको लग रहा है लिख सकते हैं तो कंक्लूजन लिखिए, नहीं लिख सकते मत लिखिए, लेकिन कंक्लूजन 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे जो तुलनात्मक अध्ययन था, अगर चाहिए तो आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि अतः हम देखते हैं कि तीनों की निष्कर्ष में, अतः तीनों पद्धतियों की अपने अपने महत्व है, अपने अपने जगह पे उपयोगिता है, परंतु किसी एक की कमियों के कारण ही दूसरी पद्धति का विकास होता है। अतः तीनों पद्धति अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्वमान पद्धति एसआई पद्धति है। खत्म, निष्कर्ष हो गया 3 लाइन। अब आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपका आंसर बहुत जबरदस्त परफेक्ट हुआ।
ना आपका बहुत ज्यादा लेंदी हुआ, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट हुआ, ना आपने बहुत हार्ड वर्ड इस्तेमाल किया, ना बहुत कमजोर वर्ड इस्तेमाल किया। क्योंकि देखिए अब वर्ड पे भी डिपेंड करता है, आप ऐसा वर्ड चुन लिए हैं बुक से जो आप ही को उलझा दे रहा है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अगर वो उलझने से अच्छा है कि आप अपना सिंपल लैंग्वेज में डील कर दीजिए। लेकिन अब ऐसा भी मत, जैसे संशोधित करना, इसको क्या बोलते हैं, बदलना किसी चीज को, अमेंड करना, मॉडिफाई करना, तो आप समय के साथ बदलाव हुआ तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप लिख दिए समय के साथ संशोधित हुआ तो ये ज्यादा अच्छा लग गया, एग्जामिनर समझ जाए कि इसको थोड़ा बहुत वर्ड भी पता है। उसी तरह प्रयोगात्मक और भी जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपका आंसर अच्छा होगा। आंसर अच्छा होने के कारण क्या है कि मेंस है, पीटी नहीं है, आपका आंसर ही पे सारा कुछ है। और आंसर लिखना देखिए बहुत जन को नहीं आता, पहली बार लिख रहे कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन ही लिखना लेकिन थोड़ा हट के, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लाइन वाला में प्रैक्टिस कीजिए समय सीमा के अंदर, समय सीमा बॉन्ड नहीं लगाइएगा, आप नहीं लिख पाइएगा। अभी बता रहे हैं, जैसे आप 5वां या 4था जेपीएससी का पॉलिटी से क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें गठबंधन सरकार के बारे में आया है नोट्स लिखने, ठीक है, गठबंधन सरकार क्या होती है। अब देखिए गठबंधन सरकार लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो आया था 5 या 10 नंबर का नोट्स में, तो आप उसको 5 पेज देना लिखिएगा, 1 1.5 पेज 2 पेज हार्डली। अब गठबंधन सरकार को आपको 1 पेज 1.5 पेज में समझाना है, तो इतना आसान भी नहीं है कि जब दो दलों को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता वो आपसी विचार करके एक गठबंधन बना के सरकार बनाते हैं, जिससे उनका बहुमत का आंकड़ा पार हो जाता है और वो मिल के सरकार को चलाते हैं। खत्म इसी पे हो गया, लेकिन आपको इसको डील करना होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं समय सीमा बहुत जरूरी है, और समय सीमा जब एक बार तय हो जाए तब आप उतरिए शब्द सीमा में, पहले शब्द सीमा में मत उतरिए। पहले हो सकता है आपको दिक्कत होगा, आप नहीं सकिएगा लिखने, और अगर आप सक भी रहे तो हो सकता है बहुत बार आप मेन टॉपिक छोड़ दीजिएगा, लिखबे नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए पहले समय सीमा को पकड़िए, जब समय सीमा पकड़ा जाए, ठीक है आप लिख रहे तो आधा घंटा से 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, पहला 1-2 बार होगा लेकिन फिर आ जाएगा। फिर उतरिए शब्द सीमा में, तब आप पकड़िए कि नहीं अब हमको 500 शब्द से ज्यादा नहीं जाना है, तब आपको पकड़ाएगा धीरे धीरे, तब आपका क्वालिटी बढ़ेगा। और ये सिर्फ साइंस में नहीं बोल रहा है, सब सब्जेक्ट में कीजिए, सब सब्जेक्ट में, तब आपका मेंस देखिए कितना शानदार होता है। फिर आपको दोबारा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेंस के लिए प्रैक्टिस चाहिए। पहले भी हम बोले कि ऐसा सोच रहे कि एडमिट कार्ड का वेट करेंगे,